अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, चैप्टर नंबर 1 को हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ की क्लासिफिकेशन जो की गई है उससे मुतल्लिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ से मुतल्लिक हमारा दूसरा चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मानी क्या है, मतलब क्या है। द क्लासिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज दैट अप्लाई टू द केस, कि ये इसका मतलब है, इसके मानी है कि कानून को एक तरतीब देना, एक सीक्वेंस के अंदर लेके आना। जैसे आपका अगर पब्लिक लॉ है तो पब्लिक लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी है स्टेट की, जो स्टेट को बनाने में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मावन मददगार होते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि रियासत को चलाने के लिए जो पावर्स, ड्यूटीज, उनको रेगुलेट कैसे करना है, तो उससे मुतल्लिक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अगर उन कवानीन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक स्टेट को फार्मूलेट किया गया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि पावर्स एंड ड्यूटीज जो है वो रेंडर करता है, कन्फर करता है, तो अगर उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया तो फिर जो है वो क्रिमिनल लॉ आएगा। उनकी वायलेशन हुई है तो वायलेशन की सूरत में फिर जो है वो पनिशमेंट्स आएंगी, पेनल्टीज आएंगी। तो ये एक सीक्वेंस है जो क्लासिफिकेशन की गई है तरतीब के साथ, तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। ये वीडी महाजन की बुक के अंदर वीडी महाजन ने जो जनरल क्लासिफिकेशन की है लॉ की, उसके अंदर जो है वो दो तरह की है, स्टेट लॉ और नेशनल लॉ। कि रियासत के अंदर एक कानून होता है, रियासत का एक कानून होता है, और सेकंड है इंटरनेशनल लॉ। स्टेट लॉ और नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। पहली जो है स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, इसको फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया है, स्टेट लॉ और इंटर नेशनल लॉ को आगे फर्दर जो है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है पब्लिक लॉ और दूसरा है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ यानी नेशनल और स्टेट लॉ जो है उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी के अंदर। वो दो कैटेगरीज जो है वो है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ है और प्राइवेट लॉ है। पब्लिक लॉ के अंदर जैसे पहले भी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को जो है वो डिस्कस करते हुए बताया है कि जो पब्लिक लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ जो है वो आते हैं। पब्लिक लॉ यानी स्टेट लॉ और नेशनल लॉ। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक है स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, दूसरा है इंटरनेशनल लॉ। और फर्दर आगे स्टेट लॉ और नेशनल लॉ को कैटेगराइज किया गया है पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ के अंदर। जो पब्लिक लॉ है उसको फर्दर आगे तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पब्लिक लॉ
जो पब्लिक लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और थर्ड है क्रिमिनल लॉ। यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, और दूसरा है इंटरनेशनल लॉ। स्टेट लॉ और नेशनल लॉ को फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में। पब्लिक लॉ जो है वो आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है तीन हिस्सों के अंदर। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और थर्ड वन इज क्रिमिनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि किसी भी रियासत को फॉर्मुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। यानी पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टेट का, वो स्टेट जो है वो किस तरह की होगी, किस तरह की होगी, उसके अंदर जो नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो है वो मेंशन किया जाता है। और उसके अंदर बताया जाता है कि ये जो डिपार्टमेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसमें ये ऐड होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब इसको रेगुलेट जो करना है वो दूसरी जो कैटेगरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे वर्क करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कैसे वर्क करना है, उसने जो है वो किस तरह से मुल्क का नज्म नस्क चलाना है। तो वो रेगुलेशन जो है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वो देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रियासत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे करवानी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर है। इसको फर्दर आगे जाके देखते हैं हम, एक ये इससे मुतल्लिक क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट लॉ और नेशनल लॉ जो है, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ दो कैटेगरीज के अंदर है। पब्लिक लॉ जो है वो तीन कैटेगरी के अंदर फर्दर आगे जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नंबर थ्री क्रिमिनल लॉ। और दूसरा है प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ के अंदर जो है प्राइवेट लॉ को फर्दर आगे जो है वो कैटेगराइज किया गया है। पहला है लॉ ऑफ पर्संस, प्राइवेट लॉ के अंदर लॉ ऑफ पर्संस। दूसरा है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो है वो कवानीन बनाना। लॉ ऑफ पर्संस, पर्संस से मुतल्लिक जो है वो कवानीन बनाना। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, लोगों की जिम्मेदारियों से मुतल्लिक जो है वो कवानीन बनाना। प्राइवेट लॉ एक रियासत का कानून जो है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, जैसे और बहुत सारे कानून है, पाकिस्तान पीनल कोड है। तो ये जो है ये फिर प्राइवेट लॉ के अंदर आ जाती हैं सारे के सारे जितने भी लॉज हैं। उसके बाद चौथी जो कैटेगरी है, यानी प्राइवेट लॉ का पहला है नंबर वन है लॉ ऑफ पर्संस, नंबर टू है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर थ्री है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस, नंबर फोर है कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। तो ये प्राइवेट लॉ को चार कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ हमने किया था कि जो लॉ की क्लासिफिकेशन है वो स्टेट लॉ और नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। और सेकंड कैटेगरी के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ की काइंड्स है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और प्राइवेट, सेकंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पहली है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और सेकंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की कितनी काइंड्स हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 1 यानी लॉ, उसको हम जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उसमें मजीद भी बन सकते हैं। आप उसमें मजीद जो है वो एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी फर्दर स्टडी से। और चैप्टर 2 हमने आज स्टार्ट किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ
अगर आपने गौर से सुना होगा तो पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के अंदर हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है वो स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, और दूसरा है इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है आगे। तो वो मैंने आपको बताई थी, दो काइंड्स हैं, यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो इस तरह से कितनी काइंड्स हो गई लॉ की? टू काइंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि वो कौन कौन सी काइंड्स हैं? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है और दूसरी है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। दो तरह की जो है वो काइंड्स हैं इंटरनेशनल लॉ की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ की कितनी क्लासेस हैं? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ की कितनी क्लासेस हैं? अगर आपने गौर से सुना होगा, जो पहले हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का, और उसमें हमने कहा था कि स्टेट लॉ और नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, स्टेट लॉ और नेशनल लॉ को फर्दर कैटेगराइज किया, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ के अंदर हमने तीन जो है वो कैटेगरी देखी थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो लिहाजा फिर कौन कितनी क्लासेस होगी? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो लिहाजा कितनी ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं पब्लिक लॉ की। तो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ? देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ आर, वो कौन कौन सी हैं 3 क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ? ये आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि पब्लिक लॉ की वो कौन कौन सी 3 क्लासेस हैं। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉमा कॉर्पोरेट लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, ये पहला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी है क्रिमिनल लॉ, कॉमा सिविल लॉ एंड टॉर्ट लॉ। ये सेकंड ऑप्शन का जो बी ऑप्शन है उसके अंदर 3 जो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी। उसके बाद ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो लिहाजा जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, ये इसका करेक्ट आंसर है इसका। तो लिहाजा 3 क्लासेस ऑफ पब्लिक लॉ आर, ऑप्शन ए जो था कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और क्रिमिनल लॉ, वो रॉन्ग इसका आंसर था। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड टॉर्ट लॉ रॉन्ग आंसर था। और सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ, यानी पब्लिक लॉ को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्सों के अंदर। तो उसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लासेस हैं, और वो कौन कौन सी हैं? वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अनरिटन इन डैश, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस मुल्क के अंदर जो है वो अनरिटन है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान का आयन जो है वो रिटन आयन है, जैसे हम आम तौर पे सुनते हैं टॉक शोज के अंदर भी हमने सुना होगा कि 1973 का आयन, और वो तहरीरी आयन है। इंडिया का जो आयन है वो भी तहरीरी आयन है। जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जो आज़ाद हुए हैं 2 रियासतों की सूरत में, तो तब भी जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो उस वक्त राइज था, जब न्यू स्टेट्स बनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पाकिस्तान का पहला तहरीरी जो आयन था। और उसके बाद पाकिस्तान ने 1956 के अंदर जो है 23 मार्च 1956 के अंदर जो है वो अपना पहला आयन जो है बनाया। 1962 के अंदर दूसरा, 1972 के अंदर एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और 1973 के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो लास्ट जो मौजूदा आयन है वो आया। तो
पाकिस्तान का रिटन आइन है 1973 का आइन। इंडिया के अंदर भी 1935 का एक्ट, जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुई है 15 अगस्त 1947 को, तो जो पहला उनका आइन था वो 1935 का ही आइन था। ठीक है, तो फिर यूनाइटेड स्टेट का जो आइन है वो भी रिटन आइन है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि जो इंग्लैंड है वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अनरिटन इन इंग्लैंड। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिटरमिन्स द, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो क्या डिटरमिन करता है, कौन सी चीजें डिटरमिन करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, डैश। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिटरमिन्स द डैश। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो नेचर ऑफ द स्टेट भी देता है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट भी देता है, लिहाजा ऑप्शन सी जो है, यानी बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो रियासत को कैसे चलाना है, रियासत का जो स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक बताता है कि रियासत के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, और रियासत के अंदर जो है वो डिफरेंट जो यूनिट्स हैं, वो फेडरेशन है या वो कन्फेडरेशन है, कि कौन सा जो है कौन सी नेचर है उसकी। तो ये सारा का सारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताता है। तो लिहाजा जो ऑप्शन ए है नेचर ऑफ द स्टेट, बी है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। लिहाजा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द स्टेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स। कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को पढ़ा और क्लासिफिकेशन लॉ के अंदर के स्टेट लॉ और नेशनल लॉ, और नेशनल लॉ के अंदर हमने देखा कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, और पब्लिक लॉ के अंदर हमने देखा कि उसकी 3 क्लासेस हैं, और 3 क्लासेस के अंदर जो पहली क्लास है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सेकंड क्लास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, और थर्ड क्लास जो है वो क्रिमिनल लॉ है। तो जो उसकी सेकंड क्लास है पब्लिक लॉ की वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है स्ट्रक्चर को, पावर्स इख्तियारात को, एंड फंक्शंस के पावर्स जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो अमल करना है उनके ऊपर वो किस तरह से करना है। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो बताता है फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस तरह से फंक्शन करना है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने तो बता दिया कि ये इंस्टीट्यूशन होंगे रियासत के अंदर, ये सूबे होंगे, सूबों के अंदर ये पार्लियामेंट्स होंगी, प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, मेंबर्स होंगे, कैबिनेट होगी, प्रोविंशियल कैबिनेट होगी, और फेडरेशन होगी, फेडरेशन के अंदर फेडरल कैबिनेट होगी। तो ये सारे के सारा, तो फिर अब उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया कि रियासत के अंदर ये अदारे होंगे, अब उनको चलाना कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमा द लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स, और फिर उनकी पावर्स पर लिमिट भी लगाता है कि अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को कुछ पावर्स दी गई हैं और उनका बता दिया गया है कि ये पावर्स होंगी, तो अब पावर्स से जो है वो बाहर नहीं जाना, पावर्स से एक्सीड नहीं करना, वायलेशन नहीं करनी, जो इख्तियारात हैं उससे बाहर नहीं निकलना।
तो फिर लिमिट्स हैं, लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लिमिट लगाता है पावर्स पर। द लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स कॉमा द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉलोड बाय देम, के और फिर मेथड और प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से काम करना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, तो फर्दर आगे चल के जो हमने पब्लिक लॉ के अंदर देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि क्लासिफाई किया गया है लॉ को, कि एक लॉ जो है वो दे रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक लॉ के तहत जो है वो फॉर्मुलेट कर दिए गए हैं। अब उनको चलाना कैसे है, क्या अगर इख्तियारात दिए गए हैं तो इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर जुडिशरी है तो जुडिशरी ने अपने हदूद के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, तो उसने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर वो एग्जेक्टिव है तो उसने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बताता है कि रियासत के अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स एंड ड्यूटीज दे दी हैं, तो उनको रेगुलेट कैसे करना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स, comma the methods and procedures followed by them, and the methods by which their powers are controlled, including the legal remedies available to persons whose rights have been infringed। अगर किसी का राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है तो किस तरह से कंट्रोल करना है। अगर किसी को पावर है तो पावर को हदूद के अंदर रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किस तरह से हर जो अदारा है उसको उसकी हदूद के अंदर रखते हुए काम जो है वो चलाना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बताता है। और अगर वायलेशन होती है, अगर किसी भी रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन हुई है, तो फिर लीगल रेमेडीज होती हैं जो कि अवेल कर सकता है कोई भी शख्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे एक अदारा है और उस अदारे ने उसको जो इख्तियार दिए हैं कि उसने अपने हदूदों कायूद के अंदर रहते हुए काम करना है, अगर उन हदूद को क्रॉस करता है तो फिर जो एक प्राइवेट शख्स है उसके पास भी इख्तियारात होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी इख्तियारात होते हैं कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जा सकते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो है वो रिट्स है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस जो कि वायलेशन कर रहा है, अपने इख्तियारात से तजावज कर रहा है, तो वो अपने इख्तियार से तजावज ना करे। अगर किया है तो उसने क्यों किया है उसका जवाब दे। तो हाई कोर्ट जो है वो जब उसके पास रिट जाती है अंडर आर्टिकल 199 के तहत, तो फिर वो नोटिस भेजता है उस अदारे को कि आओ और बताओ कि किस लॉ के तहत जो है ये आपने काम किया है और वायलेशन क्यों की है अपने इख्तियार की, जो कि आपको इख्तियार दिए गए थे कि आपने उसके अंदर रहते हुए काम करना है। तो ये था कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसको एक दफा फिर मैं कंप्लीटली पढ़ देता हूं कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर, comma powers and functions of the organization of administration, comma the limits of their powers, the methods and procedures followed by them, and the methods by which their powers are controlled, including the legal remedies available to persons whose rights have been infringed। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है, फौजदारी कानून क्या है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के अंदर देखा कि जो पब्लिक लॉ है, पब्लिक लॉ की 3 कैटेगरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और थर्ड क्रिमिनल लॉ। कि अगर वायलेशन हुई है तो फिर उसकी सजा जो है वो क्रिमिनल लॉ के तहत होगी। तो क्रिमिनल लॉ डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट्स फॉर देम। ये फौजदारी कानून ऐसा कानून है जो डिफाइन करता है ऑफेंसेस को कि कौन सा ऑफेंस हुआ है और
उसकी सजा क्या होगी। ये क्रिमिनल लॉ, ये फौजदारी कानून है, ठीक है। और फौजदारी कानून के अंदर ये सब्सटेंटिव उसका पोर्शन हो जाएगा, यानी सब्सटेंटिव लॉ हो जाएगा कि जो लॉ ये बताता है, ये किसी भी ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट बताता है, उसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। और उसका प्रोसीजरल लॉ जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कि जिसके तहत जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि अगर किसी शख्स ने वायलेशन की है, किसी शख्स ने ऑफेंस कमिट किया है और उसकी एक सजा है, तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। और किस कानून के तहत पकड़ा जाएगा, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है पाकिस्तान के अंदर, जो कि ये बताता है 1898 का जो ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का, वो उसमें लिखा गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो ऑफेंस कमिट करता है तो उसको पुलिस पकड़ेगी और अरेस्ट करेगी, और अरेस्ट करने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो ट्रायल चलेगा। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर है जो कि प्रोसीजरल लॉ के अंदर बताया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। नंबर 1 है इंपेरेटिव लॉ। अब ये वो क्लासिफिकेशन है जो हमने पढ़ी थी, जो पार्ट ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, जो कि हमने देखी थी कि ये सामंड की है या हॉलैंड की क्लासिफिकेशन है रिलेटिंग टू लॉ। तो अब आपने बताना ये है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो की है ये किस जुरिस्ट ने की है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, पहला है इंपेरेटिव लॉ, दूसरा है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ, थर्ड है नेचुरल और मॉरल लॉ, फोर्थ है कन्वेंशनल लॉ, फिफ्थ है कस्टमरी लॉ, सिक्स है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, और सेवंथ वन इज इंटरनेशनल लॉ, और एट्थ वन इज सिविल लॉ। The above mentioned classification of law by dash किसकी है ये? ए ऑस्टिन की है, बी सामंड की है, सी हॉलैंड की है, और डी डाइसी की है। तो ये सामंड की क्लासिफिकेशन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश was the chief exponent of the imperative theory of law। कौन है बाबाए इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ? ठीक है जी, ऑस्टिन जी। ऑप्शन ए है सामंड, ऑप्शन बी है ऑस्टन, ऑप्शन सी है हॉलैंड, और ऑप्शन डी है डाइसी। तो ऑस्टन जो है, ऑस्टन वाज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव लॉ। इंपेरेटिव लॉ की कितनी काइंड्स हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन 5 है डी है 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव लॉ? देयर आर 2 टाइप्स। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज सर जी बोले। कौन सी टाइप्स हैं इंपेरेटिव लॉ की? अभी बताता हूं आपको। ओके सर। How many types of imperative law? There are 2 types of imperative law. Next question है question number 14. There are 2 types of imperative law. There are 2 types of imperative law. Option A है private law, यानी नंबर 1 A है 1 प्राइवेट लॉ, 2 पब्लिक लॉ। बी है 1 क्रिमिनल लॉ, 2 है कंपनी लॉ, और सी है 1 ह्यूमन लॉ और 2 डिवाइन लॉ। तो ऑप्शन ए और उसके जो है 1 प्राइवेट लॉ, 2 पब्लिक लॉ। ऑप्शन बी है 1 क्रिमिनल लॉ, 2 कंपनी लॉ। ऑप्शन सी है 1 ह्यूमन लॉ, यानी इंपेरेटिव लॉ की 2 काइंड्स हैं, और ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 ह्यूमन लॉ, 2 डिवाइन लॉ। तो इंपेरेटिव लॉ की 2 काइंड्स हैं, ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन लॉ इज ऑफ 3 टाइप्स। ह्यूमन लॉ जो है वो 3 जो टाइप का है, एक सिविल लॉ, ए सिविल लॉ, बी लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी, और सी है लॉ ऑफ नेशंस।
यानी ह्यूमन लॉ को फर्दर आगे तीन काइंड्स के अंदर, तीन टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। ए सिविल लॉ, बी लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी, सी लॉ ऑफ नेशंस, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी आपने इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ ऑस्टन की इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ह्यूमन लॉ एंड डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉ फर्दर कैटेगराइज तीन कैटेगरीज के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है, ये सिविल लॉ, लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी और लॉ ऑफ नेशंस। सिविल लॉ जो है वो किसी भी रियासत का कानून होता है, लॉ ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी मॉरल लॉ इसको डील करता है, कस्टम्स के अंदर आ जाता है, और लॉ ऑफ नेशंस जो है वो इंटरनेशनल लॉ को बिलोंग करता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो राइट ऑप्शंस हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जस्टिस में बी डिवाइडेड इन टू। आपने वर्ड जस्टिस सुना होगा कि जस्टिस नहीं हुआ जी, इंसाफ नहीं हुआ। जस्टिस में बी डिवाइडेड इनटू डैश काइंड्स, के जस्टिस जो है वो डिवाइड किया गया है डैश काइंड्स, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। यानी 2, 3, 4 या 5 जस्टिस को डिवाइड किया गया है कितनी काइंड्स के अंदर? इसका ऑप्शन ए जो है यानी 2 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया गया। जस्टिस में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, जस्टिस में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, जस्टिस में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। अब वो कौन कौन सी काइंड्स है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। टाइम कितना रह गया? क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्टिस में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, और वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है नेचुरल और मॉरल जस्टिस, ऑप्शन ए है नेचुरल और मॉरल जस्टिस, ऑप्शन बी है पॉजिटिव लीगल जस्टिस, और ऑप्शन सी है बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो जस्टिस को 2 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो जस्टिस की जो 2 काइंड्स हैं, पहली काइंड है नेचुरल और मॉरल जस्टिस। नेचुरल और मॉरल जस्टिस के अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से जो है वो नेचुरल और मॉरल जस्टिस जो है वो होता हुआ नजर आता है। और पॉजिटिव लीगल जस्टिस यानी पॉजिटिव लॉ जो हमने देखा था कि पॉजिटिव लॉ होता क्या है पार्ट 1 के अंदर, तो पॉजिटिव लॉ क्या होता है? मैन मेड लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ, यानी जो इंसान ने बनाया हुआ कानून है। यानी जस्टिस की 2 काइंड्स है, एक जो है वो खुदा ताला का जो इंसाफ है, और दूसरा लोगों का दिया हुआ इंसाफ है जो लोग देते हैं, जो अदालतों के जरिए एक रियासत के अंदर होता है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जस्टिस, फर्स्ट वन इज द नेचुरल एंड मॉरल जस्टिस एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव लीगल जस्टिस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके 3 नतीजे निकलते हैं। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या नतीजे निकलते हैं, क्या नताइज निकलते हैं, जो नेचुरल लॉ है उसके नताइज क्या निकलते हैं। ऑप्शन ए है इट इज इन अ पोजिशन टू रेंडर अ ह्यूमन लॉ, यानी नेचुरल लॉ जो है वो इस पोजिशन में होता है, it is in a position to render a human law void, ह्यूमन लॉ को वाइड कर दे। यानी नेचुरल लॉ जो है अगर ह्यूमन लॉ, पॉजिटिव लॉ, एक रियासत का बनाया कानून ऐसा है जो नेचुरल लॉ के तकाजों के अगेंस्ट है, तो फिर उसको वाइड जो है वो डिक्लेयर करवाया जा सकता है कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करके। यानी इट इज इन अ पोजिशन टू रेंडर, ऑप्शन ए है it is in a position to render a human law void if it is repugnant to natural law, कि अगर वो नेचुरल लॉ के खिलाफ है, असूलों के खिलाफ है, ज़ाब्तों के खिलाफ है, तो उसको जो है वो वाइड करवाया जा सकता है। बी ऑप्शन है नेचुरल लॉ हेल्प्ड इन, कि नेचुरल लॉ जो है मदद करता है इन डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल एंड लीगल प्रोसेस, जुडिशियल अदालती और लीगल प्रोसेस की जो है कानूनी जो ज़ाब्ता है उसको दुरुस्त कर समत में लाने में मददगार साबित होता है। ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड्स
करोने वस्ता के अंदर भी मददगार हुआ और अब भी होता है, यानी करोने वस्ता में ये मददगार हुआ। इन दिस पीरियड नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। तो नेचुरल राइट्स जो थे लोगों के, वो जो है वो नेचुरल लॉ ने बताया कि जो नेचर के अंदर है कि एक शख्स का ये नेचुरल राइट है कि उसे जीने दिया जाए, एक शख्स का ये नेचुरल राइट है कि उसे मूव करने दिया जाए, एक शख्स का ये नेचुरल राइट है कि उसे अच्छी जिंदगी गुजारने दिया जाए। तो अब ये जो नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हर इंफरादी जो शख्स है, एक आम शख्स है, उसके नेचुरल राइट्स के अंदर आते हैं। तो नेचुरल लॉ ने ये बताया कि ये जो है ये नेचुरल राइट्स है, लिहाजा करेक्ट किया जाए, करेक्ट सिमत में लेके आया जाए। जो पॉजिटिव लॉ के तहत जो राइट्स का मुतयन किया गया है उसको पॉजिटिव वे में लेके आया जाए। तो थर्ड वन है international lawyers say that this doctrine gave legal efficacy to international law, कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी नेचुरल लॉ के जो है वो अच्छे असरात होते हैं। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस जो है, देयर आर 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल लॉ, और ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है टाइम 2 मिनट हमारे रह गए हैं, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है क्योंकि डेफिनेशन है और मैंने पूछना है कि वो कौन सा जूरिस्ट है जिसकी डेफिनेशन है, और फिर मैंने एक्सप्लेन भी उसको करना है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है कस्टमरी लॉ के ऊपर, ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है। ऑप्शन दूंगा मैं आपको, तो फिर वो आपने बताना, मैं आपको लिखवा दूंगा कि वो कौन सा जूरिस्ट है। एक जो मैं बताऊंगा आपको जूरिस्ट, उनमें से जो एक जूरिस्ट है उसने ये डेफिनेशन दी है कस्टमरी लॉ के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जो असाइनमेंट है वो उसी तरह से बनाएं जैसे आप पहले बनाते थे, यानी आप एक चैप्टर को लेके उसमें से जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उस तरह से लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। एक तो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं और साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं सब्जेक्टिवली। मैं आपको बता रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है तो उसको कैटेगराइज किस तरह से किया है, मैं उसमें से ऑब्जेक्टिव भी निकाल रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप जो है अपना असाइनमेंट बनाएं, और साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी उसमें से निकालें, जितने और भी आप निकाल सकते हैं निकालें, आपको फायदा होगा। अगर आपका जो पेपर है वो होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि आपसे शायद वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पूछ लें, तो ऐसी सूरत में जो है वो आपके पास सफिशिएंट और ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।